आज बुधवार 24 दिसंबर 2025 है। आज हम एक ऐसे मामले को समझने की कोशिश करेंगे जो एक दशक से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी भारत की चेतना में एक गहरे जख्म की तरह मौजूद है। हम बात कर रहे हैं 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले की, जिसे पूरा देश निर्भया केस के नाम से जानता है। हमारे पास इस पर कई स्रोत हैं। विकिपीडिया का पूरा घटनाक्रम है, अदालती फैसलों के विश्लेषण है, पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट्स और इस घटना के बाद जो बदलाव हुए उन पर आई स्टडीज भी हैं। हाँ। हमारा मकसद सिर्फ उस भयानक रात की कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर क्यों इस एक घटना ने भारतीय समाज, हमारे कानूनों और हमारी पूरी व्यवस्था पर इतना गहरा और शायद स्थायी असर डाला। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मामला सिर्फ एक जघन्य अपराध की कहानी नहीं है। ये एक तरह का फॉल्ट लाइन इवेंट था। मतलब एक ऐसी घटना जिसने समाज में जो पहले से दरारें थी उन्हें सबके सामने ला दिया। इस एक घटना के बाद जो गुस्सा, जो आक्रोश सड़कों पर दिखा, उसने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को आप कह सकते हैं कि नेशनल डिस्कोर्स के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया। तो चलिए इस पूरे मामले को और गहराई से समझते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं, उस रात से। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में एक 23 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न, जिसे बाद में मीडिया और समाज ने निर्भया का नाम दिया, अपने एक दोस्त के साथ फिल्म देखकर लौट रही थी। रात हो चुकी थी और वे घर जाने के लिए मुनिरका इलाके से एक प्राइवेट बस में चढ़े। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। वो कोई आम पब्लिक बस नहीं थी। उस बस में ड्राइवर समेत 6 लोग पहले से ही मौजूद थे, जिनमें एक नाबालिग भी था। हाँ, जिनमें एक नाबालिग भी था। और उनके इरादे बहुत ही खतरनाक थे। बस के अंदर जो हुआ उसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पैशाचिक कृत्य यानी डायबोलिक एक्ट कहा। स्रोतों के मुताबिक पहले लड़की के दोस्त पर बेरहमी से हमला किया गया और फिर उस 23 साल की लड़की के साथ उन सब ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया और क्रूरता की हदें पार करते हुए लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया, जिससे उसे भयानक अंदरूनी चोटें आईं। ये सुनकर ही आज भी रोंगटे काले हो जाते हैं। मुझे याद है जज दीपक मिश्रा ने अपने फैसले में एक लाइन लिखी थी। हाँ, उन्होंने लिखा था, ये एक ऐसी कहानी लगती है जो किसी दूसरी दुनिया की हो जहां मानवता का अनादर किया गया हो। सोचिए, अदालत को ये शब्द इस्तेमाल करने पड़े। बिल्कुल। हमले के बाद उन दोनों को चलती बस से एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया गया। वो 13 दिनों तक अस्पताल में, पहले दिल्ली और फिर सिंगापुर में अपनी जिंदगी के लिए लड़ती रही। और आखिरकार 29 दिसंबर 2012 को उसने दम तोड़ दिया। और उसकी मौत की खबर ने जैसे पूरे देश के गुस्से में घी का काम किया। हाँ। दिल्ली के इंडिया गेट और रायसीना हिल से लेकर देश के हर छोटे बड़े शहर तक लोग सड़कों पर थे। और ये सिर्फ कुछ 100 लोगों के मोमबत्ती जुलूस नहीं थे। नहीं, ये एक पूरा जन आंदोलन था। सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर और फेसबुक पर तो जैसे न्याय की मांग को लेकर संदेशों की बाढ़ ही आ गई थी। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है जो हमारे स्रोत बताते हैं। इस आंदोलन का एक सबसे बड़ा नारा था, हमें क्या चाहिए? आजादी। हाँ, ये नारा तो हर जगह गूंज रहा था। पर ये नारा 2012 में पैदा नहीं हुआ था। अच्छा, तो ये कहाँ से आया? ये नारा 1970 के दशक के भारतीय महिला आंदोलन से उधार लिया गया था। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ, ये दिखाता है कि 2012 का ये आंदोलन अचानक शून्य से पैदा नहीं हुआ। ये दशकों से चल रही एक लड़ाई की एक विस्फोटक कड़ी था। तो उसने पुरानी पीढ़ी के संघर्ष को नई पीढ़ी के गुस्से से जोड़ दिया। बिल्कुल। और ये मांग सिर्फ दोषियों के लिए सजा की नहीं थी। ये महिलाओं के लिए सड़कों पर, घरों में, हर जगह सुरक्षा और स्वतंत्रता की आजादी की मांग थी। और इसका एक सीधा असर ये भी हुआ कि यौन हिंसा पर जो एक अजीब सी चुप्पी थी वो टूटने लगी। सही बात है। एक स्रोत ये बताता है कि इस घटना के ठीक बाद अगले ही साल दिल्ली में बलात्कार की रिपोर्ट की गई घटनाओं की संख्या लगभग दुगनी हो गई। दुगनी? हाँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध अचानक दुगने हो गए। नहीं, इसका मतलब था कि अब लोग रिपोर्ट करने से डर नहीं रहे थे। एग्जैक्टली। अब ज्यादा महिलाएं और उनके परिवार शर्म और डर को तोड़कर शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आ रहे थे। इस मामले ने कहीं ना कहीं उन्हें एक हिम्मत दी थी। इतने बड़े जन आंदोलन के बाद सरकार पर जाहिर बहुत दबाव था। तो कानूनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी? क्या ये वाकई फास्ट ट्रैक थी जैसा वादा किया गया था? देखिए, सरकार ने कार्रवाई तो तेजी से की। यौन अपराधों के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। मामले में 6 आरोपी पकड़े गए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया उतनी सीधी नहीं थी। एक मुख्य आरोपी राम सिंह
उसने मार्च 2013 में तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली। लेकिन एक आरोपी का मामला सबसे ज्यादा उलझा हुआ और विवादास्पद था, वो जो नाबालिग था। हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो शायद सबसे क्रूर अपराधियों में से एक था। फिर भी उसे बस 3 साल बाद रिहा कर दिया गया। ये कैसे हुआ? यही इस केस का सबसे ज्यादा बहस वाला पहलू था। उस समय भारत का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था, अच्छा। वो कहता था कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों ना हो, 18 साल से कम उम्र के अपराधी पर वयस्कों की तरह मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और उसे अधिकतम सजा कितनी हो सकती थी? अधिकतम 3 साल। बस। उसे बाल सुधार गृह में भेजा जा सकता था। और इस मामले में वो अपराधी 18 साल का होने से बस कुछ ही महीने छोटा था। तो कानून के तहत उसे 2015 में रिहा कर दिया गया। हाँ, और इस फैसले ने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी कि क्या जघन्य अपराधों के लिए उम्र की ये सीमा सही है। बिल्कुल। और बाकी 4 वयस्क दोषियों का क्या हुआ? उन्हें तो मौत की सजा सुनाई गई थी, पर फांसी होने में सालों लग गए। ये देरी क्यों? हाँ, सितंबर 2013 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों को मौत की सजा सुना दी थी। मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर। दिल्ली हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया था, जिसने देश की सामूहिक चेतना को हिला दिया था। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद भी दोषियों ने अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल किया। रिव्यू पिटिशन, फिर क्यूरेटिव पिटिशन और आखिर में राष्ट्रपति के पास दया याचिकाएं। और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 7 साल लग गए। हाँ, 7 साल। और इस देरी से लोगों में बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा था। यह हमारे जस्टिस सिस्टम की एक बड़ी खामी को दिखाता है। खैर, आखिरकार सारे कानूनी रास्ते बंद होने के बाद 20 मार्च 2020 को चारों दोषियों को तिहाड़ जेल में एक साथ फांसी दे दी गई। कुछ लोग तो अब इस दिन को निर्भया न्याय दिवस के रूप में मनाने की भी मांग करते हैं। तो सजा तो मिल गई, लेकिन असली सवाल ये था कि क्या इस एक केस से कुछ बदलेगा? और हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका असर बहुत बड़ा था, खासकर हमारे कानूनों पर। बिल्कुल। जन दबाव के तहत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। और इस समिति को बहुत कम समय दिया गया था, है ना? हाँ, सिर्फ 30 दिन। उन्हें 30 दिनों में आपराधिक कानूनों में जरूरी बदलावों पर अपनी सिफारिशें देनी थीं। और उन्होंने दी भी। जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशें तो काफी प्रोग्रेसिव थीं। क्या सरकार ने वो सब मान ली? सब तो नहीं, लेकिन ज्यादातर मान ली गई। और वो सच में क्रांतिकारी थी। जैसे बलात्कार की कानूनी परिभाषा को व्यापक बनाया गया। पहले से कैसे अलग थी ये परिभाषा? पहले सिर्फ पेनिट्रेशन को ही रेप माना जाता था, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का गैर सहमति वाला यौन प्रवेश, मतलब नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल पेनिट्रेशन, बलात्कार माना जाना चाहिए। और इसी के आधार पर फिर नया एंटी रेप एक्ट बना। हाँ, 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। इस नए कानून में ऐसी चीजों को भी अपराध बनाया गया जिन पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। जैसे किसी का पीछा करना, जिसे हम स्टॉकिंग कहते हैं, या छिपकर ताक झांक करना यानी वॉयरिज्म। एसिड अटैक को एक अलग और गंभीर अपराध बनाया गया और बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा को भी बढ़ा दिया गया। लेकिन एक अहम सिफारिश थी जिसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। हाँ, वो थी वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप को अपराध बनाना। वर्मा समिति ने इसकी पुरजोर सिफारिश की थी, लेकिन उस समय की सरकार ने इसे कानून में शामिल नहीं किया। और ये आज भी भारत में एक बड़ा कानूनी और सामाजिक बहस का मुद्दा है। और उस नाबालिग वाले मामले का कानून पर क्या असर हुआ? उसका भी सीधा असर हुआ। उस विवाद के नतीजे में 2015 में एक नया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया। अच्छा, तो उसमें क्या बदलाव था? इसमें एक बड़ा बदलाव ये किया गया कि अगर 16 से 18 साल के बीच का कोई किशोर हत्या या सामूहिक बलात्कार जैसा कोई जघन्य अपराध करता है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये तय कर सकता है कि उस पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए या नहीं। मतलब बोर्ड को अधिकार दे दिया गया। हाँ, हालांकि कई बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस बदलाव की बहुत आलोचना की। उनका तर्क था कि ये बच्चों के सुधार के सिद्धांत के खिलाफ है। तो कानून तो काफी बदले गए, लेकिन कानून बदलना एक बात है, उन्हें जमीन पर लागू करने के लिए तो पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। बिल्कुल। और इसी के लिए निर्भया फंड बनाया गया था। सही कह रही हूं ना? हाँ, बिल्कुल। 2013 में सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को फाइनेंस करने के लिए 1000 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष के साथ निर्भया फंड की घोषणा की। इसका मकसद क्या था? मकसद था इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बनाना, हर जिले में वन स्टॉप सेंटर खोलना जहां पीड़िताओं को कानूनी और मेडिकल मदद मिल सके, पुलिस फोर्स को आधुनिक बनाना। सुनने में ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। लेकिन क्या ये उतना ही असरदार साबित हुआ? यहीं पर कहानी एक बहुत निराशाजनक मोड़ लेती है। हमारे पास नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है।
जो एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। क्या कहती है ये रिपोर्ट? इस रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2019 तक, यानी फंड बनने के 6 साल बाद भी, राज्यों को जो कुल फंड जारी किया गया था उसका केवल 11% ही इस्तेमाल हो पाया था। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि कुल फंड का सिर्फ 11%? सिर्फ 11%। और दिल्ली में जहां ये सब हुआ, वहां का क्या आंकड़ा है? वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने अपने हिस्से के आवंटित फंड का केवल 5% ही इस्तेमाल किया था। सिर्फ 5%? ये तो अविश्वसनीय है। और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों का उपयोग तो 0% था, 0। ये कैसे हो सकता है? क्या स्रोतों में इसका कोई कारण बताया क्या है? ये ब्यूरोक्रेटिक लेजीनेस थी या योजनाओं में कोई कमी थी? इसके कई कारण हैं। एक तो राज्यों की तरफ से उदासीनता, दूसरा फंड को इस्तेमाल करने के लिए कोई स्पष्ट और मजबूत गाइडलाइंस का ना होना, और तीसरा वही पुरानी ब्यूरोक्रेटिक लालफीताशाही। मतलब पैसा बस पड़ा रहा। हाँ, कई राज्यों ने तो केंद्र से मिले पैसे को सालों तक अपने खजानों में ही रखा और कोई योजना ही नहीं बनाई। ये नीति बनाने और उसे जमीन पर लागू करने के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? निर्भया मामला सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये एक सामाजिक भूकंप था। हाँ, एक भूकंप जिसने भारत को महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी कड़वी सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर किया। इसने कानूनों में सुधार की एक लहर पैदा की, यौन हिंसा पर राष्ट्रीय बहस छेड़ी और अनगिनत लोगों को अपनी चुप्पी तोड़ने की हिम्मत दी। बिल्कुल। लेकिन स्रोत हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि कानून बदले जा सकते हैं, सजा दी जा सकती है और फंड भी आवंटित किए जा सकते हैं। लेकिन असली चुनौती उस गहरी जड़ें जमा चुकी मानसिकता को बदलने और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में है। सही बात है। इस मामले ने कानूनी और प्रक्रियात्मक बदलाव तो बेशक किए, लेकिन निर्भया फंड के उपयोग पर आई रिपोर्ट एक बहुत ही चुभता हुआ और जरूरी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करने और आवंटित संसाधनों का इस्तेमाल करने में भी नाकाम रहते हैं, तो क्या सड़कों पर मांगी गई वो आजादी सिर्फ एक नारा बनकर ही रह जाएगी? क्या असल बदलाव सिर्फ संसद और अदालतों के फैसलों में होता है, या तब होता है जब उसका असर हर महिला अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर सके? ये खाई शायद आज भी हमारी सबसे बड़ी चुनौती बनी। नहीं खत्म हुई, अपराधी को सजा मिल चुकी है। और अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो हमें फॉलो कीजिए और कमेंट में बताइए।